कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोखर प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मैच के हवाले से। और कप्तान बदला लेकिन टीम की हारने की रवश है वो नहीं बदली और पाकिस्तान को पहले वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले मैच में 90 रन से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान टीम 211 रन के ताक़ुब में सिर्फ 120 रन बना सकी और सारी की सारी पवेलियन वापस चली गई। आखिरी दिन की बैटिंग लाइनअप कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बाबर आजम का कहना है कि अगले टेस्ट मैच में कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे और सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर के मुरतकब आए हैं और उनके ऊपर शायद जुर्माना भी होगा और एक पॉइंट भी डीमेरिट का दिया गया है। और ट्रोबा टेस्ट के अंदर दूसरी इनिंग्स में कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाने के बावजूद भी तनकीद की जद में हैं। इसकी क्या वजह है, इसमें भी बात करेंगे। और सरफराज अहमद कहते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक भी करेंगे और कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ भी करेंगे। इन सारे तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मजीद, क्रिकेट एक्सपर्ट है। काशिफ, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज आप? थैंक यू सो मच काशिफ भाई, काफ़ी टाइम के बाद आप हमारे शो में आए। और लेकिन सर हम समझ रहे थे शायद बाबर आजम दोबारा से कैप्टन आए हैं। आपने बांग्लादेश के खिलाफ जो कारकर्दगी दिखाई वो भी सबके सामने है, बट अभी आप वेस्ट इंडीज़ के अंदर मौजूद हैं और 90 रन से शिकस्त हो गई, 120 रन से हमने बनाए हैं। कैसे देखेंगे पहले टेस्ट मैच को ओवरऑल और फिर हम इस पर ज़रा पर्सन टू पर्सन बात करेंगे। देखिए, टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कप्तान चेंज हो गया तो तब्दील आएगी, रातों रात तो नहीं आएगी। अच्छा, मैं तो स्टार्ट करूंगा वहां से जब हमारे एक क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम ओहदेदार हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने टीम सेलेक्ट कर दी है, 5 टेस्ट मैचेस के लिए हम जा रहे हैं, 2 वेस्ट इंडीज है, 5 में से एक को अपनी कामयाबी समझूंगा। अब जब इस टीम को सिलेक्ट करने वाले पिछले 2-3 साल से मौजूद हैं, जिन्होंने ये भी फरमाया था कि जी हम ब्रश के स्पिनर्स के लिए बना देंगे तो हम जीत जाएंगे, वो एक 2 टेस्ट में जीत भी थे, बट ये तरकीब हर जगह नहीं चलनी थी ना। अब वही कमा रहे हैं कि 5 में से कि 1 टेस्ट मैच भी जीतने से कामयाबी है, तो हम क्या लग रहे हैं, हम उसको क्या ले जा रहे हैं। मुझे इन इंडिविजुअल्स से कोई एतराज नहीं, अगर मैं पूरे पास करवा ले सोशल मीडिया तो इस 6-7 तो सबके कमर नहीं थे, इनको तो होने ही चाहिए, 8 भी हो सकते एतराज तो मतलब माइंड सेट है, माइंड सेट नहीं रहा। सब कुछ बहुत ही देखिए, अगर को रीजन को तैयार को बनना ही नहीं चाह रहा, उसको पता है कि ये जिम्मेदारी तो है ही है, साथ ही ये स्कूल इस जगह से निकल जाने का टीम कहते हैं पाकिस्तान की। तो इस माइंडसेट के साथ बाबर पे तनकीद करना भाई, उसे रन नहीं हो रहे। हालांकि कुछ 24-25 इनिंग्स होंगी, पिछली इनिंग में भी रन नहीं हुए, उससे पहले भी रन नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ जाती रन बनाने की खातिर नंबर 7, 8, 9, 10 सब एक्सपोज कर दिए, आउट हो गए। लेकिन वो कुछ नॉट आउट रह गए या कुछ उनकी 50 हो गई या कुछ तो नहीं हो, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। बट एक हो गए बिकॉज ये जो गुफ्तगू आज सोशल मीडिया पे होती है ना, अनफॉर्चुनेटली 4-5-6 दिन बाद बोलिए 8-10 दिन बाद हम ये दुखेगा कि मैंने 50 किया था। इस माइंड के साथ टीमें नहीं चलती, अपने रिकॉर्ड नाम दे दिया इस माइंड टीम। ठीक है काशिफ भाई, आपकी ऑडियो में शायद थोड़ा सा इशू है और हमें आपकी आवाज़ है वो क्लियरली नहीं आ रही। थोड़ी कोशिश कीजिएगा अगर कहीं पे सिग्नल्स मौजूद हों तो वहाँ से अगर हमसे बात हो सके। काशिफ भाई, आपने बात की है कि माइंडसेट भी नहीं बदला, हम लोग अपने लिए खेलते हैं। बाबर आजम की जो इनिंग्स थी सर, क्या तरीक़ाकार होगा? शान मसूद हैं जो उनको भी बहुत सारी इनिंग्स दे दी गई थी, बहुत सारे मैचेस उनको भी मिले, वो भी जीत नहीं दिला सके। उनकी कैप्टनसी में टीम मुसलसल डाउनफॉल का शिकार रही। पहली इनिंग्स में उन्होंने 100 रन स्कोर कर दिए, दूसरी इनिंग्स में वो भी नहीं चल सके, उनको प्रॉब्लम्स भी थे। फिर बाबर आजम को आपने बदल दिया। सर तब्दीलियाँ क्या होंगी? रिजवान को भी आपने कप्तान बना के देख लिया था, वो भी कोई भी नहीं चल पा रहे। अब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के साथ इशू क्या चल रहा है? पहले हमें मैचेस नहीं मिलते थे, अब मैचेस मिले, हमें जीत नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा ना, देखिए कितनी पुरानी बात है कि इस टीम के साथ हम T20 में, वनडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज टीम यूनाइटेड थी, एक यूनिटी का फैक्टर था। हमें पसंद नहीं आया और हमें इससे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको पसंद नहीं आया, क्या हुआ?
वही प्लेयर जो एक दूसरे के लिए जान मार के खेल रहे थे, वही प्लेयर एक दूसरे से कप्तानी छीनने के लिए खेल रहे हैं। जी। टेस्ट का कप्तान और है, वनडे का और है, T20 का और है। अच्छा, उनके नीचे जो खेलने वाले प्लेयर है सब सेम है। टेस्ट क्रिकेटर को हमने कितनी ही लास्ट ईयर में कोई सपोर्ट दे दी होगी, लास्ट ईयर्स में, कि हमने कहीं पे टेस्ट क्रिकेट से कोई हीरो क्रिएट किया हो, हमने कोई प्लेयर बड़ा, हमने कहा हो कि यार ये आउटस्टैंडिंग है। आजकल के रीसेंट पास्ट में ना कोई भी आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स की, मोहम्मद अब्बास हर जगह पे टॉप 5 में होंगे, चाहे वो बेस्ट एवरेज की बात हो रही है, इकॉनमी रेट की बात हो रही है, स्ट्राइक रेट, व्हाटएवर। हमारे चौथे बच्चे को अब्बास का नाम नहीं पता होगा। T20 के सारे याद होंगे। अब तो हम टेस्ट क्रिकेट को शौक ही नहीं रखते। जब शौक ही नहीं है तो टीम क्या होगी? सर परफॉर्मेंस हमारी T20 और वनडे में भी ऐसी है, बट टेस्ट तो बिल्कुल ही हमारा सोतेला है ना। 2023 में 4 टेस्ट, 2024 में 6 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, पूरा साल हमारा इसी तरह गुजर जाता है। फिर पेस बैटरी की हालत ये है कि हम फास्ट बॉलिंग की जब बात करते थे तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दो ही नाम जहन में आते थे 80s में, इवन 90s में भी। वो वेस्ट इंडीज तो फिर 148 पे शेमार जोसेफ गेंदें कर देता है, हमारा 125 से ऊपर कोई नहीं जा रहा। तो ये हमने खुद किया है, ये हमने खुद इसलिए किया है कि सोशल मीडिया के जरिए से और फाइनेंशियल कैंपेन के जरिए से हमने 100 कॉल्ड 4-4 ओवर के स्टार्स क्रिएट कर दिए। अब वो 4 ओवर के जो स्टार बनाए थे ना, वो 4 ओवर में जो 140 कर सकते हैं, वो भी 4 ओवर में 130 कर रहे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग में जाए कोटोकोट हुई होगी, उनको कोई अब तो अच्छी लीग उनको पिक भी नहीं करती। मुझे भी बता दीजिए 100 में कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पाकिस्तान? अच्छी लीग है ना, कोई भी नहीं होगा। तो अपनी दोस्त यार रह गए हैं कि जिनको सिर्फ इंटरनेशनल टैग चाहिए तो वो खेल रहा। अब आते हैं वापस इस टेस्ट मैच और इस आपने जो सवाल में कहा कि शान मसूद कप्तान जितने मर्जी बदल लीजिए, माइंडसेट ही नहीं है भाई। ठीक है, जीतने के लिए आपको एक टीम बॉन्डिंग चाहिए होती है, जहाँ पे हर इंडिविजुअल को पता होगा उसका रोल क्या है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल को पता है कि इतना कर लो कि अगला टेस्ट पक्का हो जाए, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रा थोड़ी सी हम प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रा अज़हान अवैस के ऊपर और इमामुल हक पे बात करते हैं। पहले इनिंग्स में सर अगर जब हमने इन 2 मैचेस से, इस मैच से पहले वाला मैच हम जो ट्राई किया गया था उस पे अंदर अगर खेलता हुआ देखे तो अज़हान ने तो 100 स्कोर कर दिए थे, बट इस मैच के अंदर उन्होंने 3 रन स्कोर, पहले में इनिंग्स में कोई रन स्कोर नहीं किया और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 3 रन स्कोर किए। इमामुल हक ने मजमूई तौर पर दोनों इनिंग्स के अंदर 66 रन स्कोर किए, पहले में 63 और दूसरी में 3। दूसरी इनिंग्स में वाकई प्रॉब्लम होता है, चौथे 5वें दिन की विकेट भी प्रॉब्लम करती है, बट हमारे यहाँ दूसरी इनिंग कोई बहुत ज़्यादा ही परेशान कुन बन जाती है और आमतौर पर हम दूसरी इनिंग्स में परफॉर्म ना करने की वजह से हार जाते हैं। और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं, हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते। सर हमारे लड़के कब सीखेंगे ये बात कि दूसरी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? पहले में आप 100 स्कोर करते हैं, दूसरे में आप 0 पे आउट हो जाते हैं, पहले में आप कुछ भी नहीं बनाते, दूसरे में फिर से 0 पे आउट हो जाते हैं। तो किस तरह से आप इन लड़कों को बता सकेंगे, प्लेयर्स को बता सकेंगे कि मैच जीतने के लिए, सीरीज़ जीतने के लिए, कम से कम टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको दूसरी इनिंग्स में परफॉर्मेंस देनी होगी, समझना होगा और समझ के खेलना होगा। जिस दिन हम उनको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि भाई आप यू आर हेयर टू स्टे, आप मौजूद हैं टीम में और आप पे हम रिलाई करते हैं और हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। इस वक्त माइंडसेट जो 2-4 प्लेयर से मेरी बात हुई है वो ये है कि हर मैच से पहले किसी को यकीन नहीं होता कि अगला मैच मिलेगा। ठीक है, और फिर जब चौथी इनिंग्स की बात करते हैं तो एक तो चौथी इनिंग्स का प्रेशर आपने खुद बता दिया, चौथे 5वें दिन की विकेट का प्रेशर, और फिर ये प्रेशर के परफॉर्म ना किया तो बाहर। एक प्लेयर को देखिए ये बड़ा जरूरी है समझना। इमाम का ना मैं भी एक जगह पढ़ा था कि चूंकि उसने पहली इनिंग्स में रन कर लिए और उसको लगा कि उसका अगला मैच पक्का हो गया, तो दूसरी इनिंग में रन करना जो है कोई बहुत जरूरी नहीं समझा। जबकि आप इमाम कोई आउट होने वाली बॉल देखे ना तो दैट वाज डिफिकल्ट वन। मैं ये नहीं कहता कि अनप्लेबल, बट बहुत मुश्किल गेम थी, बिकॉज ऑफ द विकेट वो एकदम से राइज कर जाता है, अनइवन सा बाउंस होता है तो आउट हो गए, नो इशू नहीं होता। आप प्रॉब्लम देखिए उनके आउट होने के बाद कहानियां क्या बनी है, वो कहानियां प्लेयर तक भी पहुंच रही हैं। हमने 90s की जब क्रिकेटर्स की तारीफ की है ना बहुत ज्यादा बेइंतहा, और वही क्रिकेटर्स जो है उसके बाद से छाए हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कोई एनालिस्ट बन रहा है, कोई हेड कोच बन रहा है, कोई मेंटोर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है ना। और जब से क्रिकेट ये 90s के क्रिकेटर्स के बाद से पास आई है, उसके बाद से हम आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचते ही नहीं किसी भी फॉर्मेट में। क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है 90s के क्रिकेटर्स का कि उनके पास भी स्टैट्स नहीं थे।
हमारे एक साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, बोर्ड के बहुत बड़े रहे हैं, स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनर भी रहे हैं। 32 की एवरेज से रन है उनके टोटल 32। ठीक हो गया। टेस्ट वनडे जो मर्जी उठा के देख लीजिए। एक और स्टाइलिश वनडे बैट्समैन रहे हैं, अभी भी जूनियर टीमों के कोच कर रहे हैं। उनके स्टांस पे बेइंतहा जो है वो हंसी मजाक और तनकीद होती थी। 32-33 की एवरेज से रन किए उन्होंने। वो आज हमारी क्रिकेट के बड़े हैं। तनकीद किस पे कर रहे हैं? 40 वाले पे, 40 की एवरेज वाले पे, 50 की एवरेज वाले पे, 50 से ऊपर की एवरेज वाले पे। तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने दौर में ऐसे कौन से प्लेयर क्रिएट कर दिए थे जो आज पाकिस्तान के काम आते? जीरो। अपने दौर में सिर्फ उनके पास एक एज था, दैट वाज द कॉन्फिडेंस कि प्लेयर्स आपस में तगड़े थे। वसीम अकरम अगर कप्तान बनते थे तो वो जिसको चाहते थे टीम में खिलाते थे और परफॉर्मेंस देते थे। एक एज और था उनके पास कि उनके पास टीम में 3-4 इतने स्किलफुल क्रिकेटर्स मौजूद थे और इतने कॉन्फिडेंट क्रिकेटर्स मौजूद थे कि वो जब चाहते थे मैच का नक्शा बदल लेते थे। इसके साथ इस जुमले तक पहुंचने के लिए ना कि जब चाहते थे मैच का नक्शा बदल लेते थे, इस जुमले तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्किल सेट नहीं होता, माइंड सेट भी होता। और वो माइंड सेट उनको वो कॉन्फिडेंस से मिलता जो उनके साथ। काशिफ आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये चंद एक प्लेयर तक तो बात हो सकती है, पर मैं अगर आप बात कर लें रिजवान की, वो तो मुसलसल खेल रहे हैं, उन्हें पता भी है उन्हें अगला मैच भी मिलेगा, इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। सलमान अली आगा की अगर कल की परफॉर्मेंस देख लें तो वो तो मुसलसल खेल रहे हैं, बाबर आजम मुसलसल खेल रहे हैं। शान मसूद को 18-20 मैचेस आपने दे दिए, कितना कॉन्फिडेंस देना होगा इन प्लेयर्स को कि इन्हें पता होगा यार ये 4-5 प्लेयर जो इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पुराने खेल रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन रह चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं अच्छे नंबर्स पे, तो इनको तो कॉन्फिडेंस है ना, ये तो 4-5 मिलकर तो कोई अच्छी इनिंग्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, बाबर की बात करते हैं, हम सब मुत्तफिक हैं कि उसको टीम में होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। देखिए अगर हम मुतफिक नहीं भी है ना, पर उन्हें बाबर को पता है कि उन्हें हटाया जाए नहीं जाएगा। आज देखें भी कप्तान बन गए, हटाया तो नहीं जा रहा ना सर। कितनी पुरानी बात है वो ड्रॉप कर दिए गए थे। कितनी पुरानी बात है कि वो ड्रॉप कर दिए गए। कितनी पुरानी बात है कि उनको T20 में ओपन से हटा के नंबर 4 पे खिला दिए गए। सब परेशान थे भाई, इसका नंबर 4 पे क्या काम है। ठीक है। कितनी पुरानी बात है कि बोर्ड से हमारे पास ऑडियो कॉल से लीकेजेस की बातें शुरू हो गई थी कि फलान भाई वो लोग अपनी बेटियों को बता रहे हैं कि वो नहीं पसंद उनको और वो नहीं होगा टीम में। प्लेयर है यार, हमने उस प्लेयर को जो है वो प्रोफेशनली डील करना है ना, क्या हमने किया। रिजवान की बात कर लेते हैं, रिजवान के साथ ये सारा प्रोसेस चला, वो साया कॉर्पोरेशन में जाने क्या क्या चलता रहा। मैं कहीं भी प्लेयर को डिफेंड नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि क्या हमने उसके मुतबादिल भी कोई प्लेयर तैयार किया। मैं एग्जैक्टली राइट आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सर। मुतबादिल की आप बात कर रहे हैं, मैं आई एम सो सॉरी काशिफ भाई, आप मुतबादिल की बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा वो याद आ रहा है हमारी यंग बॉलिंग लॉट है, जो हमारी फास्ट बॉलिंग की जो लॉट है, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत इशू है। आप T20 में भी सारे विकेट्स लेते हैं, आप टेस्ट मैचेस में भी सारों को आउट करते हैं, तो फिर आप मैच जीतते हैं। हमारे पास वो यंग बॉलिंग की लॉट कहाँ पे है? हमने 3-4-5 साल तो खिला लिया नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, साथ में हारिस रऊफ़ को। फिर वो जो आप 4 ओवर की बात कर रहे थे पहले मेरे सवाल के जवाब में, सर इन 3-4 सालों में हमने कोई नया बॉलर पैदा नहीं किया। आज हम अब्बास को ले आने पे मजबूर हुए हैं, मोहम्मद अली को खिलाने पे मजबूर हुए हैं। हमने पहले शुरू में इनको टाइम ही नहीं दिया। अब ये 33 साल के और 36 साल के जो प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम डाले। हमारे पास 18-20 साल का लड़का क्यों नहीं है? हम 4-5 साल से क्या कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर? नहीं जाते। हमें मान लेना चाहिए ना, इस टेस्ट टीम को उठाइए, इसके 90% प्लेयर आपको PSL फ्रेंचाइजीज के आइकॉनिक प्लेयर्स मिलेंगे। जी बिल्कुल 90% प्लेयर ना, एक आध कोई बेचारा गरीब होगा जो बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आगे होगा। बाकी सारे PSL फ्रेंचाइजीज के आइकॉनिक प्लेयर है। हम पिछले 4-5 सालों से यही कर रहे हैं भाई। जो PSL के हमारे प्रीमियम आइकॉनिक प्लेयर्स हैं ना, जो हमारे PSL की फ्रेंचाइजीज का नाम बन गए हैं या उनका निशान बन गए हैं या उनके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन्होंने खेलना ही खेलना। वो हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे, वो हर अंदाज से मौजूद होंगे, वो इन्फ्लुएंशियल भी होंगे, वो अपने पसंद के डिसीजन भी करेंगे, वो अपने पसंद के प्लेयर्स भी लाएंगे। मुझे ये बताइए, 4 ओवर की 4 हमारे लेफ्ट आर्म प्रीमियर फास्ट बॉलर 4 ओवर के जो स्पेल है वो 140 पे नहीं कर सकते। हमने 10 ओवर के स्पेल की क्रिकेट का कप्तान बना दिया। किस परफॉर्मेंस पे? नोबडी नोस। बाबर आजम किस परफॉर्मेंस पे दोबारा कप्तान बना दिए? नोबडी नोस। मैंने अभी आपको बता दिया, कोई और कप्तान बनने को तैयार नहीं था। सलमान अली आगा किस परफॉर्मेंस पे T20 के कप्तान बन गए थे? किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये सारे प्लेयर्स हैं वो अपनी फ्रेंचाइजीज के बड़े हीरो हैं, तो उनका लाजमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में रहना। अच्छा, अब PSL की बात कर लेते हैं भाई। मैं PSL फ्रेंचाइज का मालिक हूँ,
मेरी मर्जी मैं किसी डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करूं या ना करूं। पीसीबी कुछ कर सकता है मेरा? कहीं पे ये क्लॉज है कि भाई आपने जो अपकमिंग यंगस्टर है उसको सिलेक्ट करना ही करना है? पीसीबी सिर्फ नाम दे रहा है ना, पूल का एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाया, नाम दे दिया कि पिक कर लो ड्राफ्टिंग में, ऐसे ही। बिल्कुल मेरी मर्जी में नहीं करता। मेरी मर्जी में अली रजा को नहीं खिलाता, यंग फास्ट बॉलर है, क्या कर लेंगे आप? मैं फ्रेंचाइज का मालिक हूँ, क्या कर लेंगे भाई? मैं कह सकता हूँ ना कि मेरी टीम में वो फिट नहीं होता, मेरे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होता, खत्म हो गया जवाब। तो अब और मजे की बात है, जिस क्रिकेट में पीसीबी की 100% मर्जी नहीं चल रही, उसी क्रिकेट से पीसीबी की 100% क्रिकेट चल रही है। अभी आप आके मैंने भी एक साहब का जिक्र किया ना कि जो ये कहते हैं कि 5 में टेस्ट मैच भी जीत गए तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई पाकिस्तान की कामयाबी है। वो किस फ्रेंचाइज से आए हैं? उस फ्रेंचाइज ने उनकी मौजूदगी में क्या किया 5-6 साल शुरू में? ठीक है, बाद में 1-2 दफा जीत गई कर्टसी ऑफ देयर बॉलिंग, बिकॉज दुनिया भर की क्वालिटी बॉलिंग उनके पास थी। पाकिस्तान के 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर उनके पास थे, अफगानिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर उनके पास था, जिम्बाब्वे का प्रीमियर स्पिनर उनके पास था, तो वो जीत गए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है कि जिस दिन हमारे जहनों से पीएसएल का प्लेयर निकल जाएगा ना, जिस दिन हमने डोमेस्टिक पे फोकस करेंगे, आराम से जीत जाएंगे। अच्छा काशिफ भाई, ये डोमेस्टिक की आप बात करें, और डोमेस्टिक में हमने पिछले दिनों में कुछ देखा है कि बहुत लंबा चौड़ा एक फॉर्मेट दे दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा एक शेड्यूल दे दिया गया कि आपके ग्रेड 2 के मैचेस हैं, आपके फर्स्ट क्लास के हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हैं, प्रेसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें T20 भी है, ODI भी है और 4 डे भी है। इतने लंबी चौड़ी डोमेस्टिक हम करते हैं, कोई पैसे भी खर्च करते होंगे। मैंने तो सुना था 5 अरब रुपए इन्होंने बजट भी बढ़ाया इस बार डोमेस्टिक के लिए। हमें डोमेस्टिक के पे बैक क्या कर रहा है? हम या तो हमने वो क्रिकेट रखी हुई है बस लोगों को खिलाने के लिए, फर्स्ट क्लास से खिला के वापस चले जाइए, अपने घर चले जाएं, या उनकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रिटायर्ड हो जाते हैं। हमें डोमेस्टिक से क्या मिला? हमें कौन सा प्लेयर है जो हमने डोमेस्टिक से उठा लिया, या हमने वहाँ से कोई हम फास्ट बॉलर उठा लिया? स्पेशली हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो डोमेस्टिक सर्कल से हमने किसको उठाया अभी? देखिए पिछले 3 साल में देखिए, 5 साल में देखिए जी, हर वो शख्स जिसको तुक्के से एक चांस मिले ना डोमेस्टिक से, जी, तुक्के से, पीएसएल से नहीं, डोमेस्टिक से, वो परफॉर्मर है। आबिद अली से ये कहानी स्टार्ट हुई। खुर्रम शहजाद का पहले मैच में 5 है, कामरान गुलाम का पहले मैच में 100 है। उसके अलावा नाम लेते चले जाते हैं, अब्बास डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर है। उसके अलावा आमिर जमाल भी वहीं से आया था जब ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म किया था। अच्छा, उसके अलावा और भी, बस अजान की बात कर लेते हैं, वो उसने भी पहले मैच में परफॉर्म किया। अब्दुल्ला फजल की बात कर लेते हैं, उसने पहले मैच में परफॉर्म किया। ये सारे डोमेस्टिक के प्लेयर है। जी, जी। बट प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम, उनका तुक्का लगा ना, दे वर नॉट कंसिडर्ड इनिशियली। तो जब उन्होंने वहां पे परफॉर्म कर दिया, जब उन्होंने वहां पे अच्छा परफॉर्म कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया, चांस मिला, उन्होंने परफॉर्म कर दिया इंटरनेशनल अरीना में, फिर क्या हुआ? फिर तसल्ली मच जाती है, उन फ्रेंचाइजीज के आइकॉनिक प्लेयर्स को कि अब क्या होगा। फिर हम गिराने पे गिर जाते हैं, फिर हमने गिराने पे लग जाते हैं। अब्दुल्ला फजल इंजर्ड हो गया, अभी तक इंजरी की डिटेल्स नहीं आई हमारे पास। भाई पीसीबी बताया क्या इंजरी है, कोई डिटेल्स नहीं आ रही। आपको पता है क्या इंजरी अब्दुल्ला फजल को? ये इतना ज़रूर पता लग गया कि उनकी MRI हुई है और उसमें कहा गया कि अगले टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बस दैट्स इट। सही, किस तरह हुई, क्या हुई, मैं अभी फिर बता रहा हूँ। मैं तो उस वाक़े का भी गवाह हूँ कि जहाँ पे एक हमारे प्लेयर को बुला के जबरदस्ती के राउंड लगवाए गए, जबरदस्ती की ट्रेनिंग कराई गई, इस हद तक कि वो इंजर्ड हो गया और उसके बाद ये कह दिया कि वो फिजिकली फिट नहीं है। भाई एक इंसान की एक लिमिट है। हम तो ये वाले किस्से भी सुन चुके हैं और देख चुके हैं ना, उन प्लेयरों को भी जानते हैं। तो ये होता है। अब आप जब डोमेस्टिक की बात करते हैं ना, डोमेस्टिक के परफॉर्मर ने क्या किया, तो मैं कहता हूँ क्या नहीं किया, कौन सा ऐसा था जिसने परफॉर्म नहीं किया। प्रॉब्लम ये हमने संभाला ही नहीं। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के बाद एक आधी सीरीज खेली थी ना, गुजर जाती एक आधी सीरीज बुरी तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस दिया होता ना। 2 साल गायब करने के बाद वापस ले आए हम। अब्बास को जब निकाला गया था क्या सोच के निकाला था? बुरा था? बिल्कुल बुरा नहीं था। उसकी पेस कम है, हमें तेज पेस वाले चाहिए। किधर गए वो तेज पेस वाले? खुर्रम शहजाद ने फिर आउट कर रहा है, 2, 4, 5 आउट कर रहे हैं ना। हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर से तो अभी भी ज्यादा अच्छे आउट कर रहा है। डोमेस्टिक का मसला नहीं है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को पिक करने का मसला, बिकॉज वो जिस दिन पिक हो जाता है ना, उस दिन ऊपर वाले ईमानों में जरा थरथल्ली मच जाती है कि हमारी पोजीशन गई। फ्रेंचाइज प्लेयर को टेंशन हो जाती है कि क्या होगा। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ भाई, अगला टेस्ट मैच है वो आप संडे को शुरू होगा और उसमें आप बदलाव देख रहे हैं, आप समझते हैं आप किस नंबर के ऊपर किसको होना चाहिए, कोई बॉलिंग के अंदर कोई मशवरा जो आप देना चाहें? देखिए मुझे इस टीम से एतराज नहीं है, बिकॉज अगली जो सब्स्टिट्यूशन भेजी गई ना अब्दुल्ला फजल के इंजर्ड होने के बाद, वो दोनों भी फ्रेंचाइज के आइकॉनिक प्लेयर्स हैं। ऐसे ही है।
हजारा मैच वहाँ पे मौजूद था ना, अवैध जफर भी वहाँ पे मौजूद है जी। खिला दे, क्यों नहीं खिला रहे? अवैध जफर को खिला दे। यहाँ से जो हाफ कुक भेजे हैं, जो जाते साथ ही टेस्ट मैच की दावेदार वहाँ बन जाएंगे, क्योंकि वो शान भी इंजर्ड हो गए हैं, तो जगह तो बनती नजर आ रही है। तो वाया अवैध जफर। और मजे की बात क्या है, एलियन कंडीशन में हम अपने नौजवानों से डेब्यू करा रहे हैं। बांग्लादेश के 2 बंदों से डेब्यू करा दिए, वही पाकिस्तान की सीरीज में क्यों नहीं कराते जहां वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं? खिला दिए, परफॉर्म कर देंगे तो ये आइकॉनिक प्लेस की जगह मारी जाएगी। हमें थोड़ा सा इस तरह भी देख रहे हैं ना, हम सिर्फ स्टैट्स को ना देखें, हम क्रिकेट ना गेम ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स। एक प्लेयर को परफॉर्म करवाना और एक प्लेयर को गिराना बहुत आसान है क्रिकेट में। बिल्कुल। तो हम जब स्टैट्स की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसको किस अंदाज से कहाँ पे खिलाया गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है स्क्वाड के अंदर, तो आप इनकी जगह देख रहे हैं अगले मैच में? सऊद शकील भी गए हैं। सऊद शकील भी हैं, बिल्कुल सऊद शकील भी हैं। बारे में कहा गया था कि शायद वो पहले 2 वेस्ट इंडीज के टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंजर्ड है जी। इंग्लैंड की सीरीज में टीम को ज्वाइन करेंगे, ऐसे वो ठीक हो गए हैं। वो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कहा जा रहा है कि ये दूसरा टेस्ट हो सकता है वो खेलें, बट जब इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पे अगर ये मौजूद हो, अगर ये फिटनेस इनके बरकरार रही तो ये खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। तो दूसरे टेस्ट मैच में ये फिट कैसे हो जाएंगे? लेकिन एनीवेज अब्दुल्ला फजल पे कमेंट कीजिएगा सर, अब्दुल्ला फजल अब्दुल्ला शफीक के साथ। देखिए, अब्दुल्ला शफीक हमने सबने कहा टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, अनफॉर्चुनेटली उस अंदाज से क्लिक नहीं कर रहे बिकॉज हमने बड़ा फास्ट ट्रैक उनको किया। एक मैच डोमेस्टिक का खेला हो गया, एक मैच T20 खेला हो गया, हमने ठक 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 उनको डाल दिया बिकॉज आई प्लीजिंग है ना, हमें अच्छे लगते हैं। फिर एक्सपोज होना शुरू हो गया, अंदर आती गेंद पे बल्ला जो है वो थर्ड स्लिप से जो है वो मिड विकेट की तरफ जा रहा है, स्लैंटेड बल्ला सबने एक्सपोज कर दिया तो वो भी हो गए, रन नहीं आउट होना शुरू हो गए। हमने वापस भेजिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब मेरा सवाल ये है, अब जब उनको सिलेक्ट किया तो मैं जरा जानना चाहूंगा कि डोमेस्टिक के स्टैट्स में इतना कौन सा बड़ा कमाल की उन्होंने किया कि वो वापस आए। ठीक है, लास्ट ईयर में डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर थे वो तो हमने खेलते हुए देख लिए। तीसरे नंबर पे जिस ओपनर ने सबसे ज्यादा रन किए थे टेस्ट 4 डे क्रिकेट में, वो शामिल हुसैन था, वो कहा है? ठीक है, अब्दुल्ला शफीक की तो कोई नजर नहीं आते, ठीक, तो वो शामिल नहीं है और वो किसी फॉर्मेट। अच्छा, मजे की बात है, 4 डे में रन कर रहा था, उसको हमने T20 वनडे खिला दिया, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया तो हमने थैंक यू वेरी मच कर दिया। परफॉर्म तो 4 डे में किया है सर, ठीक हो गया। T20 वनडे में तो वहां सदाकत में परफॉर्म किया था, वो भी खेल गया, अच्छी बात है, और वो भी परफॉर्म कर गई। तो हम ये छोटी छोटी ना टेक्निकल एस्पेक्ट है कि हम ये कई दफा भूल जाते हैं कि भाई सिर्फ प्लेयर का कसूर नहीं होता, हर प्लेयर हर जगह के लिए अटेम्प्ट नहीं होता, कोर्सेस फॉर कोर्सेस का इंग्लिश का पूला भी होता है। ये सारी चीजें अगर जहन में रखेंगे ना, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के साथ सिंसियर होना जहन में रखेंगे ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया काशिम मजीद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच के हवाले से। और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी है और आपने कप्तान बदल लिया, लेकिन आपकी हारने की रविश नहीं बदली है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक की बात करें आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से। और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। और दूसरा टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से खेला जाएगा, और पहले टेस्ट मैच में कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई, कप्तान बदल दिया गया, बाबर आजम को लाया गया, कहा गया कि शायद अब हालात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और वेस्ट इंडीज़ आफ्टर बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ में भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस पर बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हसन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हसन भाई। हम काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हर शो में ही करते हैं, आप भी प्लानिंग बताते हैं, हम भी कुछ सजेशंस देते रहते हैं। हम तो चलें बड़े थोड़े से इस चीज़ को देखते हैं और इस पर बात करते हैं, बट पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं जो, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है। सर, हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं क्रिकेट के। आप चेयरमैन पीसीबी को ले आते हैं जिनके पास 10-10 पोर्टफोलियोज़ और भी मौजूद हैं, वो बेचारे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, बट नीचे जो आपने लोगों को बिठाया हुआ है, वो 90s वाले क्रिकेटर्स, वो वर्ल्ड कप एक बार जो जीते हैं, वो आज हमारे सरों के ऊपर सवार हैं, जाने का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान टीम के अंदर मुसलसल तजर्बात किए जा रहे हैं और हम फिर भी जीतते नहीं हैं। पहले हमें मैचेस नहीं मिलते थे, टेस्ट मैचेस, अब हमें टेस्ट मैचेस मिलते हैं तो हमें जीत नहीं मिलती है। और हर एक बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लेजेंड मौजूद है और वो सो कॉल्ड लेजेंड है, बट हमें जीत नहीं दिखाई देती है कहीं पे।
क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह निशानदेही की कि अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा टास्क दे दिए जाएं या उसको समझा जाए कि ऑल इन ऑल आप ही हैं, तो या चेक एंड बैलेंस उस तरह ना हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। तो इसके अलावा मिसमैनेजमेंट जिसके कहा जा सकता है कि आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी या होमवर्क नहीं था। अब ये भी नहीं कह सकते आपने कैंप लगाया, आपने वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेला, प्रैक्टिस मैच में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जब आपको परफॉर्म करने का टाइम आया तो आप क्लैप्स कर गए। तो ये हमेशा से ऐसा हम देखते आ रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब वेस्ट इंडीज अब हम आए हैं तो हमने भी यही देखा कि अब हम एक किस्म का, अब आप अगर दूसरे दिन या दूसरे दिन के बाद की बात करें, अगर दूसरे दिन की बात करें हम, तो दूसरे दिन मैच आपने ले चुके थे उनसे, तीसरे दिन भी आप उनसे ले चुके थे मैच। अब आप जिस तरह जाके आप क्लैप्स करते हैं कुछ भी, यानी कि अब हम जब तक हम जीत ना जाए ना लास्ट बॉल तक, तब तक हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस टीम के साथ। सो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी, क्यों क्लैप्स इस तरह हो जाता है, इतना प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे बैट्समैन रिलायबल नहीं है बिल्कुल, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं? क्या वजह है? अब ये एक लंबा क्वेश्चन मार्क है और इसके बारे में काफी बात होनी चाहिए। अगर आप देखें कि थ्रू आउट, अभी आपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी हिलजुल की, अगर थ्रू आउट आपने देखा कि बैट्समैन चेंज नहीं हो रहे, आपके वही बार बार आपके हारने के बाद भी बैट्समैन वही हैं, ठीक है, आप उनको बार बार मौका दे जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम अभी तक आप देखें, आप बॉटम ऑफ द टेबल हैं। हमने टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई क्या करना है, हम बॉटम में हैं। हम एटलीस्ट ये हो कि सेफली हम कोई चौथे पांचवें छठे नंबर पे हम फिनिश कर सकें, यही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। सर इस पे सोल्यूशन क्या होगा फिर इसका, अगर हम भी ऐसे करते रहेंगे और फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बैट्समैन हम वही रिप्लेस किए जा रहे हैं, बॉलर्स जैसे आपने कहा कि चलें कुछ रिप्लेस किए, हमने जो लोग नियर टू रिटायरमेंट हैं हम उनको अभी आजमा रहे हैं या उन्हें अभी लेकर आ रहे हैं, और जब वो परफॉर्म करते थे परफॉर्मेंस के बाद हम उन्हें घर भेज देते हैं, उन्हें लंबी रेस्ट कराते हैं 2-4 साल की, उसके बाद कहते हैं नहीं आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत है जब आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। तो किस तरह से बदलाव होगा? जी बिल्कुल, हार्श डिसीजंस की हम शुरू से बात कर रहे हैं, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें और जो पेनफुल भी होंगे, और उसके बाद क्योंकि अब आपके देखें आपकी वर्किंग नहीं करी, एक्सपीरियंस आपका वर्क नहीं कर रहा, आपने अच्छा किया फास्ट बॉलिंग को हटाया, अब आपके बैट्समैन वर्क नहीं कर रहे, आपके पास मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट कर रही है, जहां पे आपको अब इतना बड़ा कोई मैच नहीं था। आप जो मैं कहूँगा मैच हारने की वजह फर्स्ट इनिंग्स का क्लैप्स था मेरे ख्याल में, 240 समथिंग पे आपके कहने में 3 आउट हैं और उसके बाद आप 280 पे सारे आउट हो जाते हैं, और किस बॉलर से आप आउट हो रहे हैं, कोई वो पार्ट टाइम बॉलर है, कोई आपका वो रेगुलर बॉलर नहीं है उनका, तो आप उनसे 5-5 विकेटें उनको दे देंगे, और इनिंग्स की ऐसी क्लैप्स जब होगा तो फिर टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसपे बहुत ज़्यादा मैं रिजवान की बात करूंगा, सलमान अली आगा की बात करूंगा, जिसमें इनको लंबी इनिंग्स चाहिए थी हमें उनकी तरफ से। तो अब ये जब आपके क्लैप्स करते हैं तो बैक एंड पे आपको लाजमी तौर पर डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब रिजवान के ऊपर गाजी गोरी बिठाया हुआ है, बहुत अच्छा किया है, अब होपफुली अगले मैच में उसको चांस भी दे दें। अब उसके बाद सलमान अली आगा की रिप्लेसमेंट आप करें, अब्दुल्ला फजल, ताकि इनको पता चले कि अब हम नहीं करेंगे तो कोई हमारी ये विरासत नहीं है पाकिस्तानी टीम, हम कोई विरासत में लेकर नहीं आए हुए, अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम आउट हैं। तो इस तरह के हार्श डिसीजंस पर उसके अलावा मैनेजमेंट थोड़ी सी तगड़ी हो जाए। अब देखते हैं कि सरफराज से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीदें तो हैं कि सरफराज कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे, हेड कोच हैं आपके टेस्ट मैच के, ऑल इन ऑल हैं, अब फुल अथॉरिटीज़ के साथ आए हैं, वो आम उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए कि जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं जी ऑल इन ऑल मैं ही हूँ, मैं ही सिलेक्शन। अब देखें आपके पास सब कुछ आपके ऊपर ही है, आप अपनी के बंदे लेकर आए हैं, शफीक आपने अपनी मर्जी का बिठाया है, फिर उमर गुल आपने अपनी मर्जी का बिठाया है, बेंच आपकी मर्जी का है, सिलेक्शन आपकी मर्जी की है, कैंप आपकी मर्जी का है, अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो ये फिर उनसे भी पूछ होनी चाहिए एज वेल एज, और उसके अलावा जो ऊपर बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है उनसे भी उसी तरह ही पूछ होनी चाहिए। सो ये अप फ्रॉम द फ्रंट है। फिर उसके अलावा आप देखें कि आपने हॉरिजॉन्टल तो जाने ही जाना है, टीम्स के साथ तो जाने ही, टीम्स के अंदर जो चेंजेस होंगे, वर्टिकल भी आप देखें कि आपके पास प्रॉब्लम्स कहां पर हैं। अगर अपर साइड में मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखें, डिग आउट करें। इस तरह की परफॉर्मेंस तो जस्टिफाइड ही नहीं है ना। अब आप 200 भी टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे, जिसमें बॉलर्स ने अपना काम ठीक कर दिया, ऑल्दो अभी भी जिस तरीके से टीम को करना चाहिए था, अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह से उनकी उम्मीद थी उनसे अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब वहां पे जहां बैट्समैन का काम था वो अपना नहीं कर सके, ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट पिच एज वेल, लेकिन डिफिकल्ट तो उनके लिए भी थी ना।
वो अपना काम कर चुके हैं, तो हम अपना काम क्यों नहीं कर सके? अब वहां जहां बाबर आजम खड़ा हो सकता है, वहां कोई भी बैट्समैन साथ उसके सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक अलमिया तो है, तो इसको बार बार डिग आउट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है। वर्टिकली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे जो पेनफुल होंगे। सर ये महसन, ये डिसीजंस क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 11 या ये जो 15 के स्क्वाड होता है इन्हीं के खिलाफ होना चाहिए, बट कोचेस के खिलाफ होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ होना चाहिए, NCA में बैठे हुए उन डायरेक्टर्स के खिलाफ होना चाहिए कि जो तमाम तर इन प्लेयर्स को तैयारी करवाने की और मुंतखब करवाने में ज़िम्मेदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, वो हिस्से वसूल करते हैं अपने अपने प्लेयर्स दिलवा के इन चीज़ों के अंदर। तो क्या ये जो तहकीकात हैं, क्या ये जो जुर्माने हैं, ये जो इनके ऊपर इंक्वायरीज़ हैं, क्या ये सिर्फ टीम की हद तक होने चाहिए या अक्रॉस PCB, अक्रॉस बोर्ड होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वर्टिकल डिसीजंस जो आपके हैं ना, वो देखने पड़ेंगे हमें। वर्टिकली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अपवर्ड भी आ सकते हैं, डाउनवर्ड भी आ सकते हैं, टीम से लेकर मैनेजमेंट से लेकर ऊपर तक, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी तक, कौन इसका जिम्मेदार है। अब आप सिलेक्शन कमेटी को कहते हैं ठीक है, सिलेक्शन जो आपने किया आपने इसको जस्टिफाई करें आप। अब टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो जस्टिफाई करें। फिर उनको पता हो कि अगर हमारा ये नहीं होगा तो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो सिर्फ टीम की हद तक नहीं, ऑब्वियसली प्लेयर्स तो पिसता है, प्लेयर्स के ऊपर तो होती है, क्रिटिसिज्म भी होती है, हम भी करते हैं, सब कोई करता है, प्लेयर्स को ही क्रिटिसाइज करते हैं ऑल्दो। लेकिन इसमें हेड कोच भी देखा जाएगा, सबको क्योंकि अब हम नहीं ठीक चल रहे ना। या तो हम एक आधी सीरीज हारे हो तो हम कहें ठीक है जी यार, सिर्फ हमने ये सीरीज हारी है, बाकी तो हमारी परफॉर्मेंस देखिए अप टू द मार्क है। अब अप टू द मार्क नहीं है, विद सॉरी, ठीक है, आप बिल्कुल बॉटम पे जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपसे नहीं हो रहा, तो हमें कुछ कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे। वर्टिकली जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को देखना पड़ेगा। ऊपर मोहसिन नकवी साहब से हमारी अपील है कि आप देखें इस चीज को। आप ऑल्दो उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, काफी पोस्ट का प्रेशर है, लेकिन ये भी उनकी अहम जिम्मेदारी है। एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए उनका बड़ा काम है, बड़ा नाम है उनका। तो उनको देखना पड़ेगा कि डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम आ कहां पे रही है, कि किस जगह पे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ प्लेयर्स की हद तक नहीं, आपको वर्टिकली हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी आपकी मैनेजमेंट ठीक होगी, सिलेक्शन कमेटी ठीक होगी। सिलेक्शन कमेटी ठीक हो गई तो फिर नीचे तक परफॉर्मेंस आएगी। हाँ, अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये हो जाएगा कि भाई हमारे ये उसका है, ये उसका जानने वाला है, ये उसका जानने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, ये कंटिन्यू रहेंगी। आप देखिए, आप जस्टिफाई करें कि आप हर प्लेयर को जस्टिफाई करें। सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए कि आप इस प्लेयर को रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ऑन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इसका, और किस बेस पे इसको निकाला था। तो किस पे हमारा मसला ये होता है कि अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा उसको निकाल देंगे, वेरी गुड, ठीक है, उसको वापस लेकर आएंगे विदाउट परफॉर्म किया, विदाउट परफॉर्मेंस, उसने कहीं परफॉर्म ही नहीं किया, कोई मैच भी नहीं खेला, उसको फिर ले आएंगे। अब ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि पहले उसने 2005 में उसने 10 में परफॉर्मेंस दी थी, तो उसकी बेस पे आप 2026 में खिला देंगे, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो आप उसको देखना पड़ेगा कि आप उसको निकाला तो निकाला क्यों, और वापस रखा तो वापस रखा क्यों है, परफॉर्मेंस उसकी। तो ये प्रॉब्लम ठीक है। सर, एक और चीज़ एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ हसन, ये हमारी दूसरी इनिंग्स को लेके है। हम जब अपने मैचेस में देखते हैं कि आप दूसरी इनिंग्स में बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, इतने मुश्किलात का शिकार हो जाती है पाकिस्तान टीम। नो डाउट दूसरी इनिंग्स मुश्किल होती है। मैं फिर से ये बात कहूँगा कि फोर्थ इनिंग्स है, जो फिफ्थ डेज़ होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। बट आप ऐसा टीम खेलने के लिए जा रहे होते हैं, दूसरी टीम भी तो उन दिनों में खेल रही होती है आपके साथ। पाकिस्तान इसमें ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करता है दूसरी इनिंग्स में? इस बार भी देखें 120 रन महज बना लिए, उसमें भी 58 रन बाबर आजम के हैं। बाबर आजम पे चले हम बात करेंगे अलग से टॉपिक के ऊपर कि बाबर इतने मुश्किल वक्त में चैलेंज क्यों नहीं ले पाए, वो स्ट्राइक क्यों नहीं संभाल सके। लेकिन किस तरह देखेंगे आप दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को फ्लॉप होता हुआ? जी बिल्कुल, चौथी इनिंग जिस तरह आपने बात की कि इतनी आसान नहीं होती, चाहे कोई भी ट्रैक हो, और उस दिन की पिच भी ऐसी फ्रेंडली नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ में भी देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने भी कोलैप्स किया था। हमारी जो वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट हमारी क्या नाम है एवरेज है, वो हमारे बॉटम की है, यानी कि टेल अंडर्स हैं, सबसे लोएस्ट एवरेज, यानी कि नीचे आकर बाकी टीम्स आकर अपनी हिटिंग मीटिंग कर लेते हैं। ऐसी पिचेस पे जहां पर बॉलिंग को सपोर्ट मिल रही हो, स्विंग हो रहा हो, वहां पे प्रॉपर बैट्समैन का खेलना मुश्किल होता है। लेकिन जो टेल अंडर्स होते हैं वो आके स्कोर कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? वो कि इधर उधर की लगाते हैं, कोई एज लग गया, कोई क्या हो गया, वो
बेडर होकर खेलते हैं और उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। तो ये पिचेस ऑल्दो मुश्किल थी और इस पे जो चौथी इनिंग फोर्थ इनिंग से वो ऑब्वियसली उसके अंदर मुश्किल होती है, लेकिन आप लोग खेलने गए हैं ना, आप लोग प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को पता है कि चौथी इनिंग इस तरह होती है। अब आप लोग उस पर वर्किंग कर गए हुए हैं, आप उस ट्रैक पर खेले हुए हैं, आपने टेस्ट मैच, आपने प्रैक्टिस भी खेली है, आपने पूरा टेस्ट मैच खेले, आपने प्लान किया उनको कि हमने कितना टारगेट हम रख सकते हैं तो हम जीतेंगे, तो आपने उनको पकड़ भी लिया था। अब आपने आके नीचे से उनसे स्कोर करवा दिया तो फिर भी वही आपके गले पड़ गया। लेकिन मसला ये है कि आप अपनी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखें ना, कि क्या इतनी बुरी टीम है कि वो 200 रन भी नहीं कर सकेगी या 49 स्कोर करेगी टोटल। अगर हम देखें तो 49 टोटल स्कोर है टीम का। क्या इतनी बुरी टीम है कि हमारी टीम 50 पे आउट हो जाएगी विदाउट बाबर आजम? तो बात ये है कि ये क्यों ऐसा है, तो इस पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर दूसरा भी, अगर आप टॉस हारते हैं तो इसका मतलब है हम टॉस के बाद टेस्ट मैच, हम 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, हम कहेंगे टॉस हम हार गए, हम तो हार जाएंगे, चौथी इनिंग हमसे नहीं खेली जाती। और टीम्स भी खेल रही है ना, तो कोई ऐसी दुनिया में ये टीम तो नहीं है कि जो चौथी इनिंग खेलेगी वो लाजमी हारेगी, ऐसा नहीं होता है। तो इस पे आपको वो वर्किंग कर आते हैं चौथी इनिंग के हिसाब से। आप पिच उस तरह की, अभी आपके पास टाइम है तो आप उस तरह की पिच बनाए जो चौथी इनिंग की पिच होती है, टूटी हुई होती है, जहां पे बॉल सीम हो रहा होता है, स्विंग हो रहा होता है, उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप उस टैग कर रहे हैं। आपको चौथी इनिंग के दूसरी इनिंग में भी आपने आप चौथी इनिंग को छोड़ दें, आप दूसरी मैच हारने की वजह ये, अगर आपके पास 100 रन की लीड्स होती तो आपके लिए मैच इजी होता और आप 100 रन की लीड इजीली ले सकते थे। 70 की रन चाहिए थे आपको कहने में कवर करने के लिए अपनी लीड को, और आपके पास 7 विकेटें पड़ी थी उस टाइम, जो बैट्समैन बीच में शामिल थे, और आप आराम से, यानी कि कुछ भी ना करते तो आप, और आप आके उस ऐसे बॉलर से आउट हो रहे हैं, ग्रीव से, जो कहने में रेगुलर उनका बॉलर भी नहीं है, तो उसको आपको 5 विकेटें दिला दी। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी मुश्किल ट्रैक नहीं था जितना आपने बना भी लिया है। फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरी इनिंग ऑब्वियसली सील्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन फिर भी आप लोग खेलने गए हुए हैं। आप लोग 16 करोड़ आवाम से या 20 करोड़ आवाम में से आप लोग चुने हुए 11 लोग हैं, जो आपका हर बंदा, हर गली में क्रिकेट हो रही होती है और उसमें अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, और आप लोग अगर इस तरह आउट होंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपके और एक नॉर्मल प्लेयर में फर्क क्या है कि अगर वो चौथी इनिंग में नहीं स्टे कर सका, इसका मतलब आप किसी भी प्लेयर को उठा के ले जाए क्लब क्रिकेट वाले को, उसने भी यही करना है जो आपने किया है। सो ये देखना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक हो गया सर। आगे थोड़ी बात कर लेते हैं बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से। 58 रन उन्होंने स्कोर किए और ऑलमोस्ट तमाम बल्लेबाजों के साथ वो खेले हैं जॉइंटली, बट हमें एक चीज़ दिखी है बाबर आजम की कि वो स्ट्राइक पे नहीं खड़े रहे। जिस तरह से एक सीनियर प्लेयर इस तरह की सूरत हाल को संभालता है, एज अ कैप्टन भी संभालता है, बट अगर सीनियर हूँ तो वो भी संभालता है। यहाँ तो बाबर आजम एज अ कैप्टन मौजूद थे। बाबर की इस बात को किस तरह से देखेंगे आप कि जब बाबर आजम क्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं, टेल एंडर्स मौजूद हैं उनके साथ, तो बाबर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज़ अपने पास रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी उन्होंने। 58 रन उन्होंने स्कोर किए पर पाकिस्तान टीम मैच हार गई है। अब कैसे देखेंगे इस मामले को? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप ऐसी टीम के साथ हों और आपके पास, देखिए, लॉन्ग टर्म आपकी अप्रोच होती है, जब आपके पास, आपको पता है कि मैंने, लेकिन इसके बाद मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि या तो अगर 20-30 रन हो ना, तो इस तरह के इकदाम तब लिए जाते हैं कि पिच ऐसी मुश्किल है, ठीक है, तो उस पर कहने में आप स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन जब इतने ज़्यादा स्कोर पड़ा हो आपके पास, 100 से ऊपर स्कोर हो और वहाँ से एक साइड गिरती जा रही हो, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या। लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए था, स्ट्राइक अपने पास ज़्यादा रखते और उन टेल एंडर्स को कम देते। लेकिन जहाँ तक ख्याल है, बाबर खुद भी सेफ होना चाह रहे थे। जहाँ तक ये छोटी मेरी ओपिनियन है, शायद गलत भी हो सकती है, कि अब क्योंकि अब आप एज अ कैप्टन, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, आप खुद भी सेफ रहना चाहते हैं और दूसरों को भी आपको खिलाए बगैर, दूसरों को खिलाए बगैर इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। उनको कुछ ना कुछ तो आएगा, उनके ऊपर भी मैच उनके ऊपर आएगा, लेकिन क्रिटिसिज्म तो होती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाबर आजम खुद बजारते खुद ठीक खेले हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए भी वही पिच थी, मुश्किल बॉल्स उनके लिए भी आई थी। लेकिन अब टेल एंडर जब आ जाता है, उसको फिर आपने साथ लेकर चलना है, उनको फिर आपने अप्रोच बतानी कि उनकी अप्रोच क्या है। ओवर की 1-2 बॉल्स दें और बाकी 4-5 बॉलें खुद खेलें। तो ऐसी अप्रोच से जाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। आप लंबा जाते, बॉल पुराना होता, थोड़ा सा वो थकते, फिर बॉलर्स चेंज करते, तो आप आहिस्ता जब 6 आउट हो गए थे आपके, तो आपको अप्रोच अपनी चेंज कर लेनी चाहिए थी। आपको देखना चाहिए था कि मैंने अब लेकर किस तरह चलना, क्योंकि आपके प्लान चेंज हो जाते हैं ना। आप एक प्लान से पूरा मैच नहीं खेल सकते, आप कुछ भी हो सकता है। आप कहें जी या तो वेरी गुड, अगर आपके प्लान के मुताबिक पूरा मैच हो रहा है तो ये तो
वेरी गुड है। अगर आपके प्लान के अगेंस्ट और अब आप 200 का टारगेट लेकर जब आप उतर रहे हैं मैच के अंदर, तो आपको तो वेरी क्लियर था कि 211 का टारगेट है हमारे ऊपर और हमारे पास 10 विकेट्स हैं और इंशाल्लाह हम इजीली चेज कर लेंगे। जब आपके विकेट्स क्लैप्स करना शुरू किए ऊपर से, जब आपके बैट्समैन खत्म होना शुरू हुए, तो आपको ऑब्वियसली प्लान चेंज होना चाहिए था और आपको अप्रोच अपनी चेंज करनी चाहिए थी। आपको देखना चाहिए था कि भाई अब मैंने करना किस तरीके से। मेरे पास लास्ट रिकग्नाइज बैट्समैन है आमिर जमाल की शेप में या उस्मान अली की शेप में या शान मसूद जब आपके पास आए थे, तो आपको उनके पास अप्रोच आपको चेंज करनी चाहिए थी, प्लान अपना चेंज करनी चाहिए था। और जो दुनिया में ऐसा प्लान चेंज करते हैं वही टीम कामयाब होती है। वही जिस तरह विराट कोहली के पास भी इस तरह की ऑप्शंस आई हैं, वो भी उन्होंने अपना परफॉर्म करके दिया है। पिचेस मुश्किल होती रहती हैं, लेकिन ये कि उस जगह उस कंडीशंस में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल बाबर आजम को इन चीज से सीखना चाहिए और इसको जस्टिफाइड नहीं है कि उन्होंने जब आपने उनको टेल अंडर को आपने स्ट्राइक दिया ऐसे मुश्किल ट्रैक पर। ठीक हो गया सर। ये थोड़ी सी फरमा दीजिएगा, अली उस्मान को शामिल किया गया था, इनकी इंडक्शन कितनी समझ में आई आपके और इनकी परफॉर्मेंस क्या रही? उनको ऐड तो किया गया, लेकिन जिस तरीके की पिच थी उस तरीके से उनका यूज नहीं हो सका। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इतना आप देखें ना, वेस्ट इंडीज का इतना रोल रहा है और ना इनका इतना रोल रहा है, तो इनको आई थिंक सो के चांस उस तरीके से सही नहीं मिला। अगर इनकी खुद की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कोई जस्टिफाइड नहीं है उस तरीके से कि इनको रखा क्यों गया था। एनी हाउ, स्पिनर के बगैर तो आप जा भी नहीं सकते थे। आपको एक स्पिनर तो रखना था, या साजिद खान की शेप में या उस्मान अली की शेप में, तो आपने उनको मौका दिया। लेकिन क्योंकि पिच का बिहेवियर उस तरह का नहीं था, वो सीमर्स को खास तौर पे सीमर्स को वो हेल्पफुल थी, और जहाँ पे जिसका सीम गिरता था और बॉल आपने सिर्फ लाइन लेंथ पे बॉल गिरानी थी और कुछ करना, बाकी सारा काम पिच का था। जिस तरह ग्रीव्स ने बॉल किया, उससे देखिए आप उसने सिर्फ लाइन लेंथ पे बॉल की और आपकी सारी विकेट्स होती गई। तो ये बॉलर्स को सीखना है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। आपने जिस तरह की पिच परफॉर्म कर रही है, आपने सिर्फ उसी तरीके के बॉल करना है, आपने सिर्फ लाइन लेंथ पे फेंकना है, आगे पिच ने खुद ही संभालना है सारे मैच को। तो यही वेस्ट इंडीज ने किया और यही वो एक लेंथ पे आप बॉल देखते हैं। अगर आप उनका ट्रैक देखें वेस्ट इंडीज का और पाकिस्तान का भी, इवन जो विकेट्स की गिरी हैं उन सब का एरिया देखें तो एरिया सेम है। आपकी लाइन अच्छी होगी तो आगे पिच खुद ही बिहेव करेगा, सीम पड़ेगा, बॉल या अंदर होगा या बाहर होगा, दोनों बैट्समैन के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो इस मुश्किल पे आपको अच्छा करना चाहिए था। उस्मान अली की या कोई भी स्पिनर होता उनकी जगह, तो उसको इतना यूज नहीं किया जा सकता था इस पे। सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप नेक्स्ट मैच में कैसे देख रहे हैं, आप कोई बदलाव कौन होने चाहिए? अगर जहरी बात है मैच हारे हैं और अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मैंने आपसे कहा हार्श डिसीजन लेने चाहिए, तो मैं रिजवान की जगह तो बिल्कुल गाजी गौरी को मैं देखूंगा कि भाई उसकी पिछले मैच में 40-50 वो करता रहा है और परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी ठीक है। और जिस तरह रिजवान के ऊपर ये मैच आया था और रिजवान ने दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इस तरह सलमान अली आगा का भी मैं अब्दुल्ला फजल के साथ रिप्लेसमेंट देख रहा हूँ। एटलीस्ट ये 2 रिप्लेसमेंट तो मुझे नजर आ रही हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हसन अली क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच के मुताल्लिक, और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी है। और अब पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में संडे को जाएगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। देखना होगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत के सीरीज़ बराबर करता है या फिर पाकिस्तान को एक बार फिर वाइट वॉश का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बांग्लादेश में वाइट वॉश का सामना किया था। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।